हिंदुस्तान की हरदिल अजीज और खास आम में मकबूल लीडर सुषमा स्वराज नहीं रहीं। गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज ने अपनी आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज को 2014 में वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और आम खास की मदद में पेश रहीं। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में पैदा हुई और कम उम्री में ही हिंदुस्तान की सियासत पर अपना खूबसूरत रूप छोड़ा। उन्हें बीजेपी की कौमी तर्जुमान, रुकन पार्लियामेंट और दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनने का शरफ हासिल रहा। अपनी पूरी सियासी और समाजी जिंदगी में हरदिल अजीज सुषमा स्वराज रहीं और यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने सुषमा स्वराज के चले जाने पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया है। मुल्क की हरदिल अजीज लीडर सुषमा स्वराज नहीं रहीं। 1952 में उनकी पैदाइश हुई थी और 2019 में उनका इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया। सुषमा स्वराज ने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। वो 67 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। काफी अरसे से बीमार चल रही थीं। 14 फरवरी 1950 में हरियाणा के अंबाला कैंट में वो पैदा हुई। उनके वालिद हरदेव शर्मा आरएसएस के अहम रुकन थे। वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से था। उन्होंने चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की और एबीवीपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। इमरजेंसी के बाद वो बीजेपी में शामिल हुई। 1977 में बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर बनाई गईं। सिर्फ 25 बरस की उम्र में काबीना में शामिल की गई, हरियाणा की काबीना में शामिल की गई। 1987 से 1990 तक वो हरियाणा की वजीर तालीम भी रही। 27 साल की उम्र में हरियाणा की बीजेपी सदर बनाई गई। 1990 में वो राज्यसभा की रुकन बनी। 1996 में जनूबी दिल्ली से पहली बार एमपी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वजीर इत्तलात और नशरियात बनाई गई थीं। 1998 में मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनी। सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनने का शरफ हासिल हुआ। 2003 में मरकजी वजीर सेहत भी रहीं। 13 जुलाई 1975 को सुषमा स्वराज की शादी स्वराज कौशल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। इस बार में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पर क्या माहौल है? इस वक्त दिल्ली की सियासत में एक बहुत बड़ा बाब, बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है। दिल्ली क्या, पूरे मुल्क की सियासत में, दिल्ली नहीं पूरे मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है। एक बहुत बड़ी खला पैदा हो गई है। देखिए, इस वक्त में मैं जंतर मंतर स्थित सुषमा स्वराज के सरकारी आवास के ठीक बाहर खड़ा हूँ और एक अंदाजा लगाया जा सकता है, सुषमा स्वराज एक नाम ही इतना बड़ा काफी है राजनीतिक गलियारों के लिए। लेकिन जब उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद जब नए सांसद चुन करके आए तो वो चाहते तो बड़े अपने बंगले में रह सकती थी, लेकिन वो उस बंगले को कब खाली करके सुषमा स्वराज एक छोटे से घर में आके यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये किसी को पता ही नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ठीक पीछे एक आप जो फ्लैट्स देख रहे हैं,
इसी फ्लैट में एक छोटे से कमरे में सुषमा स्वराज यहाँ रहती थी और ये जंतर मंतर स्थित उनका आवास है और यहीं पे वो रहती थी। तो सुषमा स्वराज का कद इतना बड़ा है लेकिन वो छोटे से घर में रहती थी और अपने आप को एक आम साधारण सी एक महिला बताती थी। तो ये एक अंदाज होता है इतने बड़े कद्दावर नेता का। और बात करें उनके कद का अंदाजा लगाएं तो क्या सत्ता क्या विपक्ष हर कोई उनकी संवाद अदायगी से उस फैन था। उनके संवाद अदायगी इतनी शानदार होती थी, इतनी बेहतरीन होती थी और इतनी लोक लुभावन होती थी कि लोग जो है खिंचे चले आते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और बात करें कि लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, लोकसभा सत्र के दौरान भी कई बार ऐसे सवाल जवाब का जब दौर होता था तो विपक्ष जब सवाल करता था उस वक्त में भी वो अपनी संवाद अदायगी से विपक्षी लोगों को शांत करा देते थे। या जब वो विपक्ष में थी तो जब वो बोलती थी तो सत्ता पक्ष के भी लोग गंभीरता से उनकी बातों को सुनते थे। तो ये अंदाज होता था और ये अंदाज वो काफी उनका जो व्यक्तित्व जो है काफी कुछ मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने प्रखर वक्ता थे और कुशल वक्ता के साथ साथ उनका राजनीतिक उनका व्यक्तिगत जो उनका करियर रहा काफी शानदार रहा। तो ऐसा ही छवि सुषमा स्वराज का रहा। सुषमा स्वराज भी 40 साल, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 40 साल इतना लंबा करियर उनका राजनीतिक करियर रहा और ये जो राजनीतिक करियर उनका रहा 40 साल का वो बेदाग रहा। कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है, कोई भी उन पर व्यक्तिगत तौर पे या राजनीतिक तौर पे कोई लांछन नहीं लगा सकता है, कोई ऐसी आरोप नहीं लगा सकता है कि आपने ऐसा गलत किया। तो ये एक छवि होती है ऐसे शख्स की जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये 40 साल का जो कार्यकाल रहा वो कई चाहे राज्य में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो जब उनको विदेश मंत्रालय को दिया गया तो विदेश मंत्रालय में सोचिए कि पूरा विदेश मंत्रालय उन्होंने ट्विटर पे लेके आ गया और ट्विटर पे लेके आ गई और जो भी आपकी समस्या हो, चाहे पासपोर्ट से समस्या हो, वीजा की समस्या हो या छोटे मोटे मसले होते थे कि जैसे विदेश से आपको भारत में आना है तो वहां भी लोग जो है उनको ट्विटर पे लिखती थी और ट्विटर पे भी इतने साधारण से शब्दों का प्रयोग करते हुए वो बताती थी कि आपका समाधान हो गया और ये जल्द ही आपको इस मामले पर कॉल आने वाला है। शंकर, इस बात से शंकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी डाउन टू अर्थ थी। ये भी देखा गया कि वो हर किसी की परेशानी जो भी इनके पास ट्विटर में या मैसेज करे उसकी परेशानी को वो बजाते खुद उसको एड्रेस करती थी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो। कम उम्री में ही बहुत नीचे लेवल से उन्होंने शुरुआत की। तो यही वजह रही कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थी, जमीन से जुड़ी हुई थी और हर इंसान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा जिनको उनके खिलाफ उसके दिल में कोई बात होगी या उनसे कोई नाराजगी होगी। हर किसी शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मजहब का भी हम कह सकते हैं कि वो उनके हर अदा से, उनकी हर हरकत से वो इम्प्रेस था। बात है, आज हर आदमी उनको याद कर रहा है। देखिए आपने एकदम सटीक शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम लोग बात कर रहे थे और बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी वहां से जिस तरह से गीता का मसला है, गीता को जिस तरह से भारत लाया गया और भारत ऐसी कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपने घर से कहीं विदेश में ऐसे ही रह रही हैं, उसका अपना घर का आता पता नहीं, मूल रूप से कहाँ की रहने वाली है। और गीता जो एक मुख्य बधिर के दिव्यांग है और वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने जब इस बात का पता लगा कि पाकिस्तान में रह रही लड़की वो मूल रूप से भारत के रहने वाली है और उसका जो वास्ता है झारखंड, बिहार, तमाम जो कई राज्यों से उसका शुरुआती तौर पे जिक्र हुआ था, तो उन्होंने खुद से पहल करते हुए गीता को किस तरह से बकायदा पाकिस्तान से भारत में लाई और उसके बाद उनके आवास तक, घर तक पहुंचाई और एक पूरा मुहिम कई महीनों का रहा। तो ये सिर्फ गीता का मसला नहीं, और भी एक मसला मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से एक बच्ची इलाज के लिए भारत आना चाहती थी और उन्होंने सिर्फ ट्विटर पे इस बात का जिक्र किया और सुषमा स्वराज ने इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पे पहल करते हुए कहा कि आप भारत आइए, भारत में आपको स्वागत है और पाकिस्तान की उस लड़की का इलाज भारत में करवाने के लिए बकायदा उन्होंने इस बात को लिखा कि आपका भारत में अच्छी तरीके से इलाज करवाया जाएगा और उन्होंने तत्काल इस मदद को स्वीकार करते हुए उस लड़की को जब उसका वीजा जो है, वीजा में जल्दी उसकी स्वीकृति दी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उस बच्ची का इलाज हुआ। तो यहाँ पर सरहद उन्होंने नहीं देखा बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे और एक बड़े जो दिल के जो नेता हैं वो उन्होंने अपना ये दिखाया
कि दिल बड़ा होना चाहिए और ये छोटी मोटी बातें हैं, तो ये बड़ा दिल सुषमा स्वराज ने दिखाया। क्योंकि उस वक्त पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जिस तरह से आपस में टकराहट कई बातों को लेकर चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुल्क नहीं देखा। वो कहा कि आप एक छोटी सी बच्ची हैं, आपका इलाज होना चाहिए, आप आइए। तो ये अंदाज होता है। आप बात करें, अब राजनीतिक संवाद अदायगी की बात करें, तो सुषमा स्वराज का जो अंदाज था बातचीत करने का, वो अंदाज सामने में ऐसा, जब वो लोकसभा में बोलती थी या कहीं पे रैली में बोलती थी या टेलीविजन स्क्रीन पे कहीं बोल रही हो, लोग थम जाते थे, रुक जाते थे उनको सुनने के लिए क्या बोल रही है, और ऐसा लगता था कि वो आपसे ही मुखातिब है, आपसे ही बातचीत कर रही है। तो यह अंदाज होता था सुषमा स्वराज का, और इसीलिए कहा जाता है कि सुषमा स्वराज का जो अंदाज है काफी कुछ वाजपेयी से मिलता था, अटल बिहारी वाजपेयी से। उनका जो एक राजनीति में बात करें तो जितना तेजी से वो धीरे धीरे बढ़ते गई, तो वो जमीन से जुड़ते हुए गई। चाहे वो हरियाणा से, हालांकि देखिए हरियाणा की रहने वाली थी, लेकिन हरियाणा में वो अच्छा खासा उनका बढ़िया उनका राजनीतिक करियर रहा। दिल्ली की पहली महिला वो मुख्यमंत्री बनी, इसके साथ वो केंद्र में रही, केंद्र में काफी सालों तक रही। तो 40 साल का जो करियर है उनका, 40 साल का जो राजनीतिक करियर है, बहुत ही शानदार रहा और बेदाग रहा। बेदाग इसलिए कि कई बार नेताओं पे कई तरह के इल्जाम लगते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज पे कभी इल्जाम नहीं लगा। तो ये उनकी छवि है, और शायद इसी बात का तकाजा है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, वो भी हर कोई उनको मिस कर रहा है, और हर नेता के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है कि मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। और यही बात मैं कल रात में फील कर रहा था, जब एम्स अस्पताल में जब एक खबर आई रात में 9 साढ़े 9 बजे, जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और रात में जब तकरीबन 10:30 बजे के लगभग इस बात की औपचारिक तौर पे पुष्टि कर दी गई कि सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया, वो नहीं रही। उसके बाद नेताओं का जो जमावड़ा है लगातार वहां पे पहुंच रहा था, और हर नेता यही बात को दोहराता जा रहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान है, व्यक्तिगत तौर पर क्षति है। तो ये अंदाज था सुषमा स्वराज का। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद आए, गुलाम नबी आजाद भी, और कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आते साथ कहा कि बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर इतना शानदार जिसका करियर रहता है। तो ये छवि सुषमा स्वराज का था। और बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है, हर कोई अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दे रहे थे, और कई लोग जो है कल अंतिम दर्शन करने के लिए एम्स भी आए। और इस वक्त में मैं जो जंतर मंतर स्थित उनका जो सरकारी आवास है, इस जगह पे बता रहा हूँ, सबसे पहले सुबह सुबह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती आई, वो यहाँ पे आके अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देके जा चुकी हैं। उसके बाद रमा देवी आई, जो बीजेपी के सांसद हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो सत्ता हो या विपक्ष हो, हर पक्ष के लोग जो है आ रहे हैं बाकायदा, और उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि आज के अगर दिनचर्या की बात करें तो 11 बजे तक, 11 से 11:30 बजे तक उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनका पार्थिव शरीर को लेकर बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, और वहां पर उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, या जो भी आना चाहते हैं, वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वहां पर आकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उसके बाद 2:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में रखने के बाद 3 बजे के लगभग में उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान घाट पे होगा, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, और वहां पहुंच करके अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। और ये श्रद्धांजलि एक ऐसे शख्स को है, एक ऐसे बहुमुखी नेता को है, जो पिछले कई सालों से राजनीतिक गलियारों में राज की, हर राजनेताओं के दिल में राज की, और वो एक अच्छी छवि के साथ साथ एक अच्छी राजनीति करने के लिए जानी जाती थी। और शायद इसी बात का तकाजा है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, या वो जब सत्ता में रही या विपक्ष में रही, हर वक्त अपने संवाद अदायगी से और अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीता। और इसके साथ ही जब वो मंत्रालय में रही, जब उनको जो भी मंत्रालय दिया गया, वो उस मंत्रालय में अपने बेहतर कार्य करते हुए अपने आप को प्रमाणित किए और अपने मंत्रालय का कद बढ़ाया। तो ये होता है जब आप अपने काम को आप बेहतर तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं, तो आपका मंत्रालय का नहीं बल्कि आपका भी कद बढ़ता है, आपकी सरकार का कद बढ़ता है। तो ये कद बढ़ाया जी, बिल्कुल शक्कर। 40 साल का सफर उनका रहा, सियासी सफर, बेदाग सफर। बहुत कम उम्र में अपने सियासी सफर की शुरुआत की और बहुत जल्दी इस दुनिया से चली भी गई। 1952 में उनकी पैदाइश हुई, 2019 में इंतकाल हो गया, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ।
एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। सिर्फ 67 बरस की उम्र में सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से बीमार चल रही थी। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अम्बाला कैंट में उनकी पैदाइश हुई। उनके वालिद हरदेव शर्मा आरएसएस के अहम रुकन थे। वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की और एबीवीपी से अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की, सियासी सफ़र शुरू किया। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और इमरजेंसी के बाद वो बीजेपी में शामिल हुई। 1977 में वो बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर बनाई गई। हरियाणा काबीना में सिर्फ 25 बरस की उम्र में वो वजीर बनाई गई थी। 1987 से लेकर 1990 तक वो हरियाणा की वजीर तालीम भी रहीं और 27 साल की उम्र में हरियाणा की बीजेपी सदर बनाई गई। 1990 में राज्यसभा की रुकन बनाई गई। 1996 में जनूबी दिल्ली से एमपी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन की सरकार में वो वजीर इत्तलात भी रही। तो बहुत जल्दी चली गई। अफसोसनाक खबर, एक मकबूल तरीन लीडर सुषमा स्वराज इंतकाल कर गई। शंकर, सियासी हलकों में जाहिर सी बात है ये तो एक खला पैदा हो ही गया है, गम की लहर दौड़ ही गई है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बैरूनी मुल्क भी वो जहां जहां गई शंकर, वहां वहां उन्होंने अपने एक इंप्रेशन छोड़ा अपनी हम्बलनेस से, डाउन टू अर्थ। और इस वजह से उनके हर जहां जिस मुल्क में वो गई, चाहे पाकिस्तान गई, चाहे अमेरिका गई, चाहे मुल्क दुनिया में कहीं पर भी गई, वहां पर उन्होंने अपना एक इंप्रेशन छोड़ दिया। निश्चित तौर पे देखिए, जो एक अच्छी चीज होती है उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो खूबसूरती, ऐसा ही होता है कि वो जहां जाते हैं अपनी सुंदरता, अपना एक जो छाप है वो छाप छोड़ जाते हैं। विदेश की अगर बात करें, विदेश में जहां जाते थे अक्सर कई बार देखा जाता था कि विदेश में भी वो उनका जो बातचीत करने का अंदाज होता था वो हिंदी भाषा में ज्यादा होता था। तो हिंदी को आगे लेके जाना, यहाँ तक कि वो ट्विटर पे भी ज्यादातर हिंदी शब्द का प्रयोग करती थी और हिंदी में भी ऐसे साधारण सा शब्द का प्रयोग करती थी मानो कि आपसे ही मुखातिब हो, आपसे ही बातचीत हो रही हो। और कल जिस वक्त में, कल रात में उनका जो सबसे अंतिम उनका ट्विटर उन्होंने ट्वीट किया, जो रात में तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के लगभग में, उसको भी देखिए, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से उन्होंने संबोधित किया और बहुत खुश होकर वो ट्वीट कर रही है। हालांकि उस ट्वीट को ट्वीट करने के बाद शायद किसी को नहीं पता होगा कि ये सुषमा स्वराज का अंतिम ट्वीट है। और उस ट्वीट में भी इतने साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए, इतना प्यार और आदर से उन्होंने प्रधानमंत्री को जिस तरह से संबोधित किया, वास्तव में एक बहुत ही वो भी कभी प्रधानमंत्री मोदी उसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने ट्वीट किया था। और बात करें उनके अंदाज की, अगर बात करें उनका राजनीतिक अंदाज की बात करें, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक गलियारों में उनको उनका जाना एक क्षति और एक शून्य की तरह देखा जा रहा है, जिसको भरा नहीं जा सकता है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कई एक साल के अंदर में देखा जाए तो ऐसा काफी कुछ हुआ है जिसमें कि बकायदा वो काफी जो एक बड़े नेताओं का जाना चाहे। यही एक साल पहले वाजपेयी जी का इंतकाल इसी अगस्त महीने में हुआ और उसके बाद एक साल के बाद इसी अगस्त महीने में सुषमा स्वराज का जाना, तो उनका जाना भी निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि आप देख सकते हैं पीछे एम्बुलेंस के जो है वो पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट तक लेके जाएं। शुरुआत में हालांकि उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से लेकर बीजेपी मुख्यालय पे जाएंगे और बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए वहां रखा जाएगा। और उसके बाद जो अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के बाद उनका पार्थिव शरीर को फिर जब अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा जो होगा, तो वाकई में वो काफी एक लोगों को रुलाने वाला और एक काफी दर्दनाक होगा। क्योंकि जब सुषमा स्वराज जब बोलती थी किसी रैली में या किसी भी कार्यक्रम में, लोग थम जाते थे, लेकिन आज लोग अपनी नम आंखों से विदाई देते हुए उनको शमशान घाट तक पहुंचाएंगे। और शमशान घाट में, लोधी रोड स्थित शमशान घाट में तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए आज काफी लोग हरियाणा से भी आने वाले हैं और मध्य प्रदेश से भी आने वाले हैं। मध्य प्रदेश से उनका काफी लगाव रहा क्योंकि उनकी कर्म भूमि रही है। कर्म भूमि इसलिए क्योंकि विदिशा जो लोकसभा सीट है वहां से वो अक्सर चुनाव लड़ती थी। हालांकि इस बार सुषमा स्वराज जो अब चुनाव नहीं लड़ी और उन्होंने हवाला दिया कि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी। और उनको हालांकि बहुत कोशिश किया गया कि आप चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी।
उसके बाद एक बड़े नेता का जो एक अंदाज होता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो चाहती तो अपने पुराने उसी बंगला में रह सकते थे, क्योंकि उनकी छवि इतनी बड़ी थी, इतना शानदार उनका करियर रहा, तो वो अपने बड़े बंगले में रह सकती थी। लेकिन बिना बोले हुए वो अपने इस छोटे से फ्लैट में आकर रहने लगी, और ये उनका हालांकि सरकारी आवास है, लेकिन ये चुपके से यहाँ पे शानदार यहाँ पे इस जंतर मंतर स्थित आवास पर रह रही थी। और महज इत्तेफाक कहें कि कल उनके इंतकाल के बाद जब लोग घर जाने की बात करें कि उनका जो शव जो है पार्थिव शरीर कहाँ पर रखा जाएगा, तो कई लोगों को उनका घर का पता भी नहीं पता था, एड्रेस नहीं पता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो एक बड़े बंगले में रहती हैं। लेकिन जब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी तो चुपके से उन्होंने वो बंगला खाली कर दिया और आके छोटे से घर में रह रही थी। तो ये एक अंदाज होता है एक बड़े शख्स के, बड़ा दिल और एक बड़ा अंदाज का। तो यहाँ पर एक बड़ी शख्सियत का ये अंदाज होता है शंकर। दिल्ली की वो वजीर आला भी रही हैं, पहली खातून वजीर आला रही हैं। उनके दौर में दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ बहुत तेजी से हुआ था। दिल्ली की आवाम भी उनको याद करेगी। इस वक्त दिल्ली की आवाम चूंकि दिल्ली में रह रही थी, दिल्ली की पहली खातून वजीर आला थी, दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ, तो दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली में क्या गहमा गहमी, क्या लोगों के बारे लोग क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, रात में कल जिस वक्त में 9:30 बजे के लगभग में ये खबर आई कि उनको एम्स में काफी गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। जब ये खबर आई उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते जब तक 11 बजे तक जब तक इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि की गई, एम्स में पैर रखने की जगह नहीं थी। वहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया, तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे सब वहां पे पहुंचते जा रहे थे और वहां पर हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन दुआ जो है वो काम नहीं किया और रात तकरीबन 11:15 बजे उनके इंतकाल की खबर आई और उसके बाद इस बात की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई कि उनका इंतकाल हो गया है। उसके बाद तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंचना शुरू हुए। सबसे पहले एम्स अस्पताल में सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहुंचे। हर्षवर्धन वहां पहुंचने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त में हर्षवर्धन से जब हमारी बातचीत हो रही थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कुछ भी बोलने के सिचुएशन में नहीं थे, इतने भावुक हो चुके थे, इतने भावुक हो चुके थे, उनके गले से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। तो ये अंदाज था उस हर्षवर्धन का, जो एक अपनी नम आंखों से विदाई दे रहे थे, नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे थे सुषमा स्वराज को। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान भी इतने भावुक थे कि उनका कहना है कि सुषमा दी का जाना, दीदी का शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि सुषमा दीदी का जाना हमारे लिए भी एक व्यक्तिगत तौर पर क्षति है, क्योंकि जब जब किसी राजनीतिक दुविधा में फंसते थे, जब तक राजनीतिक गलियारे में कुछ ऐसी बड़ा मसला फंसता था तो जाते थे और कहते थे कि इस मामले पे मुझे मदद चाहिए, तो वो व्यक्तिगत तौर पे उस चीज का मदद करती थी। तो वो शिवराज सिंह चौहान भी काफी इमोशनल थे इस चीज में। उसके बाद मुलाकात हुई हमारे अनुराग ठाकुर से, जो काफी युवा हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो अनुराग ठाकुर भी कहे इस बात को लेकर कि हम तो उनके सामने बड़े हुए हैं और इस राजनीतिक में खड़े हुए हैं। तो ये अंदाज जो था, हर कोई अपने शब्दों में, अपने अंदाज में सुषमा स्वराज का जिक्र कर रहा था। सुषमा स्वराज का कद कितना बड़ा है वो देखने में वो सब हर जो नेता जब अपने शब्दों में जब उसको पिरो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सुषमा स्वराज खुद आके बोल रही हो। और सुषमा स्वराज का बोलने का जो अंदाज भी था, जो आप अक्सर टेलीविजन में देखते थे, अक्सर लोकसभा में जब वो बोलती थी तब वो अंदाजा फील किया जाता है। उनकी प्यारी सी मुस्कान, अब बोलने के अंदाज में वो लोगों से जुड़ते थे, लोगों की भावनाओं से जुड़ते थे। तो ये उनका अंदाज था और यही अंदाज जो विपक्षी पार्टी है, उनके नेता हो या सत्ता पक्ष के हो, वो उनको ये पसंद आता था कि ये एक साफ सुथरी राजनीति करने वाली एक बड़े कद की नेता हैं। और यही अंदाज वो रहा कि वाजपेयी की सरकार में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी तो उसके बाद उन्होंने विशेष तौर पे निमंत्रण दिया सुषमा स्वराज को और अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। उसके बाद लगातार वो होते रही है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी जब राजनीतिक घटा जो है जब यहाँ पे छाया तो इस वक्त में भी यहाँ पर सुषमा स्वराज को यहाँ पे खड़ा किया गया था और पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की वो सत्ता संभाली। हालांकि वो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी उनकी कई बार ऐसी रैली को देखने को मौका मिला कि जब वहां जाती थी तो इतने शुद्ध हिंदी बोलने वाली महिला अचानक वो वहां के स्थानीय लैंग्वेज में बात करने लगती थी। और ये अंदाज होता था कि जहां गए जैसी मिट्टी उस मिट्टी में ही रम गए। तो एक बहुत अच्छे जो नेता होते हैं ये उनकी खासियत होती है। तो ये अंदाज होता था। और बात करें
अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी भी शायद, मुझे जहां तक लगता है व्यक्तिगत तौर पे, कि वो ट्वीट को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके इंतकाल से थोड़ी देर पहले, यानी तकरीबन 7:30 बजे उनका इंतकाल हुआ। आइए हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ हमारे राजनीतिक हमारे जो कवर करने वाले और सुषमा स्वराज को काफी दिनों से कवर करने वाले हमारे साथ में हैं राजीव है हमारे साथ। राजीव, क्या लगता है, एक शून्य सा एक राजनीति में छोड़ा गया है और बीजेपी के लिए खासकर एक बहुत बड़ा नुकसान है, बीजेपी नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से सुषमा स्वराज लोगों से मिलती थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या क्षेत्रीय दल के नेता हों, सभी नेताओं से जिस तरह से मिलती थी, उससे जो है सभी लोग आज बहुत दुखी हैं कि सुषमा स्वराज हम लोग को छोड़ के चली गई। चाहे जो भी सांसद किसी भी दल का जब चुन करके, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल अचानक जिस तरह से कल घटनाएं घटी है, जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, एम्स में एडमिट हुई है, उसके बाद 11 बजे खबर आती है कि वो नहीं रही, निधन हो गया है। उसके बाद से ही लोग लगातार दुखी हैं और रात से ही देख रहे हैं दूसरे राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। तो सुषमा स्वराज का जो कद है भारतीय राजनीति में, वो मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वह चाहे वो विदेश मंत्री के तौर पर देखिए, या जब दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री थी उस दौरान देखिए, या हरियाणा में जिस तरह से जब उनको 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था उस समय की देखिए, तो वह जिस तरह से लगातार लोगों की मदद की है, उससे लोग उनके कार्यप्रणाली से काफी प्रभावित रहे हैं और आज भी याद कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो तमाम जो नेता आ रहे हैं उनके काम को याद कर रहे हैं कि विदेश मंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, या 1999 में जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी और भले ही वो हार गई, लेकिन जिस तरह से चुनाव हारने के बाद भी सोनिया गांधी और उनका जो लगातार मिलना होता था पार्लियामेंट में या किसी कार्यक्रम में, तो लगता था कि दोनों बहनें मिल रही हैं। तो उनका जो व्यक्तिगत जो निजी जो स्वभाव था उससे हर व्यक्ति जो है प्रभावित है, और यही वजह कि आज सभी दल के नेता जो है बहुत दुखी है सुषमा स्वराज के जाने से। अगर उनके व्यक्तिगत अंदाज की बात करें, वो काफी कुछ, उनका बात करने का अंदाज जो था, उनका मधुर अंदाज जो है वाजपेयी से काफी मिलता था। वाजपेयी इतने प्रखर वक्ता, प्रखर बातचीत करने के शैली और धनी माने जाते थे, सुषमा स्वराज में वही खासियत देखा जाता था। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से वाजपेयी जी वाकपटु और कवि थे, हिंदी के विद्वान व्यक्ति थे, उसी तरह से सुषमा स्वराज भी लगातार जब भी उनका प्रेजेंटेशन होता था, चाहे देश हो या विदेश हो, हिंदी में ही होता था। हिंदी को लगातार, मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत रही हैं। जहां भी स्टेज पे जाती थी या किसी कार्यक्रम में जाती थी तो ज्यादा करके हिंदी ही बोलती थी। ट्वीट भी सारा हिंदी में ही होता था। बिल्कुल, विदेश मंत्री रहते हुए जिस तरह से लगातार हिंदी में ट्वीट करती थी। इससे सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो कार्यप्रणाली थी या वो जो लगातार लोगों के लिए काम करती थी, उसको लोग बखूबी समझते थे। खास करके उत्तर भारत के लोग जो खास करके विदेश में रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो उन लोगों को समझने में चीजों को बहुत आसानी से समझते थे, और यही वजह है कि लोग उनसे बहुत आसानी से जुड़ते थे। तो हिंदी को जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य के दौरान बढ़ावा दिया, लोगों से जिस तरह से वो मिली, तो वास्तव में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इनकी यही कार्यशैली जो है वाजपेयी जी को भी पसंद आता था। उनके भी सरकार में वो जिस तरह से मंत्री रही, तो उस कार्यकाल को भी बहुत याद किया जाता है। तो लगातार अगर सुषमा स्वराज के जो मिलने का जो लोगों से तत्परता थी, उसके लिए हिंदी माध्यम बहुत मजबूत रहा उनका। जी, हिंदी की बात शंकर, जो उनका सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट है, आखिरी ट्वीट हम बता दें, जो उन्होंने आखिरी ट्वीट किया है, बहुत शुक्रिया वजीर आजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैं अपनी ज़िंदगी में इस दिन को देखने का इंतज़ार कर रही थी। यानी कि इस बात से ये एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही जज्बाती ट्वीट है, और इसके फ़ौरन कुछ ही दिनों बाद, 1-2 दिन बाद ही उनका इंतकाल हो गया। ये हमेशा ये बात याद भी रहेगी और उनका डेडिकेशन भी याद रहेगा, जिस तरह से वो हिंदुस्तान में हों, चाहे उनकी जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी तब भी जो हिंदुस्तान के रिलेशन थे बाहर के मुल्कों से, वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आ गए थे। आप पीछे प्लीज मेंटेन करें सब। जी शंकर, आप कुछ कह रहे थे शंकर? इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजस्थान सीकर से देखिए, वहाँ पे वहाँ के सांसद जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और सुविधानंद जो है वो अब अंदर जा रहे हैं। तो वो बकायदा वो अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, जाके अंदर श्रद्धांजलि देंगे। और जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे, आइए हम फिर से उसी बात को आगे लेके बढ़ते हैं। हमारे साथ राजीव हैं। जी राजीव, जब आप लोकसभा जो है अक्सर आप लोग देखते रहे, और लोकसभा के अंदर की अगर बात करें तो लोकसभा में भी जिस तरह से अगर बातचीत कही जाए कि लोकसभा के अंदर में कई ऐसे बड़े बड़े मसले होते थे, बड़ा वो कभी कोई विपक्ष का जो सवाल जो है वो बड़ा हंस के मुस्कुरा के और ये कभी व्यंग करते हुए निकल जाती थी। तो वो अंदाज भी विपक्षियों को या दूसरे जो पार्टी के लोग हैं
उनको बहुत पसंद आ रहा था। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जा सकता है कि यूपीए 2 में जिस तरह से लगातार घोटालों की एक बड़ी लिस्ट तैयार हो गई थी और सरकार पूरी तरह से कटघरे में थी, तो जिस तरह से सुषमा स्वराज ने उस समय जो कहा था कि मुझे तेरे रहबरी पे सवाल है, मतलब मनमोहन सिंह को राजजनों से कोई शिकायत नहीं, तेरे रहबरी पे सवाल है, यह बहुत प्रचलित हुआ था। और उस दौरान जो है पूरा पक्ष और विपक्ष सभी एक तरह से देखा जाए तो सुषमा जी के साथ था पूरे सदन में, और उन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि मुझे जिस तरह से आप प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह लगातार घोटाला हो रहा है, तो जो घोटाले कर रहे हैं उन पर तो सख्त करना लाजिमी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। तो काफी बिल्कुल आपकी बात सही है कि पार्लियामेंट में सदन की जब कार्रवाई होती थी, जिस तरह से वो लगातार कटघरे में सरकार को खड़ी कर विपक्ष में रहते हुए वह लोग हमेशा याद करते हैं और आज भी याद कर रहे हैं इस चीजों को। जी, यानी कि एक अच्छे राजनेता की भी पहचान होती है कि अगर अपने विपक्षी नेता से अगर कोई सवाल कर रहे हैं या सवाल दाग रहे हैं, अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें, सवाल दागना, तो वो भी इतने प्यार से और आसानी से कर जाती थी कि वो अगले जब तक सोचे तब तक वो पता चला कि बहुत बड़ा वो सवाल हो चुका है। बिल्कुल, इस बात से जैसा उदाहरण के तौर पे देखा जाए, उस समय मनमोहन सिंह जी भी पूरी तरह से कुछ बोल नहीं पाए, उन्होंने जब ये सवाल खड़ा किया तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जब अब विपक्ष में थी, तो जिस तरह से लगातार यूपीए 1 की बात कीजिए या यूपीए 2 की बात कीजिए, लगातार सरकार को हमेशा जो चेतावनी मतलब समझाती रही और गाइडलाइन देती रही, वह आज कांग्रेस के नेता भी इस बात को मानते हैं कि विपक्ष में रहते हुए जिस तरह से लगातार यूपीए 2 में घोटाले हुए और जिस तरह से उन्होंने लगातार मैसेज दिया सरकार को संभालने के लिए, अगर सरकार उनके दिशा निर्देश में काम करती तो इतनी उसकी फजीयत नहीं होती 2014 में जिस तरह से हुई थी। तो एक तरह से बिल्कुल इस बात से जो योग्य नेता के जो गुण होते हैं सारे वो पाए जाते थे, वह विपक्ष में रहते हुए सरकार को मतलब मौका देते थे कि अब सही लाइन पे आ जाइए, लेकिन जब कोई ध्यान नहीं दिया तो 2014 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरा यूपीए को, कांग्रेस के साथ जो उसके सहयोगी जो दल थे। राजीव, अगर उस काल की बात करते जब वो विपक्ष में थी, जब विपक्ष में थी तो उस वक्त में भी जो उनका जो वाजपेयी सरकार उस वक्त में सरकार को घेरना, सत्ता पक्ष को घेरना, और खासकर जो सबसे प्रमुख तौर पे वाजपेयी जी आगे होते थे महिला के तौर पे, बकायदा जिस तरह से वाजपेयी जी के साथ साथ में ये भी आगे फ्रंट में रहती थी, तो विपक्ष में जिस तरह से घेरा गया मनमोहन सिंह की सरकार, शंकर बाद फिर बीजेपी सत्ता में आई, शंकर और राजीव, आप हमारे